Hello everyone, welcome to Electrostatics lecture series, lecture number 2. Today we will discuss basic properties of electric charges. Okay, so there is almost 7 to 8 basic properties of electric charges which we will discuss turn by turn in this lecture. So let's write first. So the first property is law of conservation of charge. Law of conservation of charge. So first property is law of conservation of charge. So सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि होता क्या है. मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को पता होगा, तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन. ओके, सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहता है कि अगर हमारे पास अगर मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होते हैं जो जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, है ना. नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है. और इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं. ओके, 1 2 3 4 एंड ऐसे करते करते 100. ठीक है, नाम दे देते हैं, लेट इट Q1 Q2 Q3 Q4 एंड अप टू Qn. ओके, तो ये सारे चार्जेस हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या कहता है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है मान लेता हूं, लेट कैपिटल Q इज टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, देन इस लॉ के हिसाब से जो ये टोटल चार्ज Q होगा ये बेसिकली होगा algebraic sum of all the charges present in the system. और ये जो सम होगा it will remain constant. ओके, टाइम के साथ ये जो चार्ज है, टोटल चार्ज, वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज एक सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है, तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि है बाय रिप्लेसिंग एन इंडेक्स. ओके, इसको हम कहते हैं समेशन इंडेक्स. अच्छा, यहाँ पे ये देखिए इसका जो ये है कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n तक. ठीक है, तो हम ले लेते हैं जो Q है ये एक वेरिएबल पे है जो कि I है, और I की जो वैल्यू है इट विल वेरी फ्रॉम 1 टू n. ओके, सो दिस स्टेटमेंट is actually tells us law of one mistake.
Okay, this equal to constant. Okay, this is constant time के साथ. So this statement, that is q is equal to summation I is equal to 1 to n. Q of I is equal to constant. This is nothing but mathematical form of law of conservation of charge. Okay, for an isolated system. ठीक है. ओके. अच्छा, इसका एक और भी दूसरा डेफिनेशन है, वो है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा हम डीप में समझते हैं और इसके बारे में यहाँ पे अब हम करेंगे कि हम यहाँ पे दो चार्ज सिस्टम का दो चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं इस सिस्टम में. ओके, तो हम क्या करते हैं, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस लेते हैं, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड कर देंगे. ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है. तो इस केस में जो Q1 चार्ज है, मान लेते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है ये बना है 3e. ओके, जो Q1 है इट इज इक्वल टू 3e के, और जो Q2 है ये इक्वल है 4e के. ठीक है. ये जो हमारा ये है ब्लैक स्पॉट, ये E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, E इज द मिनिमम चार्ज ट्रांसफर ओके फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. तो इस केस में अच्छा यहाँ पे हम बना देते हैं 4. ठीक है. ओके, एक चीज बताना है यहाँ पे कि सिस्टम के अंदर जो चार्जेस हैं, जैसे ये Q1 है और Q2 है, यहाँ पे Q1 एंड Q2, तो ये टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये चेंज कर सकते हैं. ओके, ओवरऑल जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये Q1 और Q2 चेंज कर सकते हैं. ठीक है. कैसे करेंगे, देखिए, ये जो बॉडी है ये बेसिकली चार्ज को ट्रांसफर कर सकती है एक दूसरे के ऊपर. ओके, मतलब ये इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकता है या फिर ये इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकता है. तो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है Q2, ये एक वन ई को ट्रांसफर कर रहा है Q1 के ऊपर. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये इस पर ट्रांसफर होगा तो उस केस में दोनों चार्जेस इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है. जो Q1 है ये Q2 हो जाएगा और जो Q2 है वो Q1 हो जाएगा. राइट. This is 4e and this is 3e. ओके. अच्छा, पहले क्या था, पहले था Q1 इज इक्वल टू इनिशियल. इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं. ओके, इनिशियल क्या था, इनिशियल Q1 इज इक्वल टू हमारा 3e था एंड Q2 इज इक्वल टू 4e था. ओके, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज Q1 प्लस Q2, सो दैट इज 3e प्लस 4e, सो इट इज इक्वल टू 7. ओके. अच्छा, फाइनल देखें, फाइनल ये कंडीशन हुआ, दोनों चार्जेस रिप्लेस हो गए. तो फाइनल कंडीशन में Q1 की वैल्यू हो जाएगी 4e एंड Q2 की वैल्यू हो जाएगी 3e के बराबर. तो अब अगर मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल चार्ज है वो Q प्राइम है सिस्टम के ऊपर, तो इस केस में Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 4e प्लस 3e, दैट इज ऑल्सो 7e. ओके, मैच कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि
Q1 is equal to Q2. Oh, sorry, that is Q prime. Q is equal to Q prime. So this is also proves the law of conservation of charge. Okay. ओके, अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, उसको हम इसी एग्जांपल से समझेंगे, तो इस डायग्राम को रफ नहीं करते हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये क्या कहता है? अच्छा, क्वांटाइजेशन बना है बेसिकली क्वांटाइज्ड। ओके, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स करना, है ना, किसी का अमाउंट फिक्स करना, तो चार्ज का अमाउंट फिक्स करना। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मतलब है बेसिकली कि अगर कोई बॉडी, है ना, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया था Q1 एंड Q2 का, तो मान लेते हैं ये हमारा Q1 है, और Q1 पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है वो बेसिकली हो सकता है हमारा E। ओके, E इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। इससे ना तो कम होगा चार्ज, ना ही इससे, अच्छा, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि ट्रांसफर हो सकता है किसी बॉडी पे। ओके, पहला चीज क्वांटाइजेशन। दूसरा चीज क्या है कि जब भी किसी भी बॉडी से अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो बेसिकली ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर मल्टीपल ऑफ E। ओके, तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये कहता है whenever charge is transferred or accepted by a body, then this will be done in a whole number multiple of minimum possible charge, that is E। ओके, सो सिंपली अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है या कोई भी बॉडी, सिंपली ये Q1 बॉडी मान लेते हैं, तो ये बेसिकली E ट्रांसफर ना करके मान लेते हैं ये कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इस बॉडी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस केस में जो Q चार्ज होगा जो कि ट्रांसफर्ड होगा, ओके, इस बॉडी से इसके ऊपर, तो वो बेसिकली होगा n होल नंबर मल्टीपल ऑफ minimum possible charge। okay, and this is known as the quantization of charge। okay, इसका क्या मतलब हुआ?
अच्छा n क्या है, n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो चार्ज क्या ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज या तो जीरो, कोई चार्ज ट्रांसफर ना हो, या फिर दैट इज ई हो, या फिर q इज इक्वल टू 2e हो, q इज इक्वल टू 3e हो एंड सो। ठीक है, लेकिन जो q है ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हाफ ई हो। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, या फिर 3/2e हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज हमने पढ़ा है जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, वो होता है ई के बराबर। ओके, एंड ई इज इक्वल टू, पीछे हमने लेक्चर में देखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इससे कम चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम ये होगा या फिर इसका होल नंबर मल्टीपल ट्रांसफर होगा। ठीक है, बीच का ट्रांसफर नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, है ना, दिस इज फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शनल नहीं होगा। इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 3/2, 3/2 ई का मतलब हुआ 1e प्लस हाफ ई। ओके, बट हाफ ई पॉसिबल ही नहीं है ना, ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम इस चीज़ को नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन सिंपली यही कहता है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो होल नंबर मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा एडिशन ऑफ चार्जेस। ओके, एडिशन ऑफ चार्जेस, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। Property number 3, addition of charges। ओके, अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस केस में जो चार्ज है, ओके, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चार्ज है मेरे पास और सॉरी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, मान लीजिए मेरे पास चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है एंड ये जेड है। तो अगर मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है इसका जो इफेक्ट है, ओके, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइक इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने अभी चार्ज को रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर है। लेकिन जब मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा, मान लीजिए मैं इसको यहाँ ले आया, तो इस केस में इसका पोजीशन वेक्टर अलग होगा। ओके, दैट इज आर प्राइम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये आर है, ये आर प्राइम है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो तो जाहिर सी बात है वेक्टर भी चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम उसको अलग अलग एक्सिस पे, मान लीजिए कि ये तो मैंने नॉर्मल 3D में लिया, लेकिन मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया, उसको पहले एक्स एक्सिस पे रखा, फिर मैंने इसको मैं रफ कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक चार्ज लिया Q1, उसको एक्स एक्सिस पे रखा, फिर वो चार्ज लेके गया मैं कहाँ, वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे रखा उस चार्ज को, तो मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज है ये Q1 प्राइम हो गया। फिर इसी चार्ज को मैं लेके आया Z एक्सिस पे, यहाँ पे Q1 डबल प्राइम हो गया। तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो उस केस में जो Q1 है
और Q1 प्राइम है और Q1 डबल प्राइम है, तो ये तीनों आपस में इक्वल मिलेंगे। ओके, सो जो चार्जेस हैं स्केलर होते हैं, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो सेम हम एक सिस्टम लेंगे, तो जो चार्जेस हैं उसको हम लोग एल्जेब्रिक सम के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे पास चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 एंड मान लीजिए Qn। तो एडिशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि जो टोटल चार्जेस सिस्टम का वो बेसिकली होगा सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ओके, एल्जेब्रिक सम, सिंपल, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखिए एल्जेब्रिक सम। ओके, ये होगा, और इसको सिंपल लिखें तो ये हो जाएगा समेशन I is equal to 1 to n Q of I। ओके, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ओके, इसी सिस्टम में हम वैल्यूज फिक्स कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ चार्ज नहीं है, 5 चार्जेस होंगे, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये वेरी करेगी फ्रॉम 1 to I is equal to 1 to 5। ओके, Q of I, ठीक है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें पूरा, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 ओनली। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं जो Q1 है ये हमारा 5 माइक्रोकूलम है, Q2 हमारा -2 माइक्रोकूलम है, Q3 हमारा 6 माइक्रोकूलम है, Q4 हमारा -4 माइक्रोकूलम है एंड Q5 हमारा 7 माइक्रोकूलम है। तो जो टोटल चार्ज आएगा Q, ये हो जाएगा Q1 दैट इज 5 माइक्रोकूलम प्लस Q2 दैट इज -2 माइक्रोकूलम प्लस Q3 दैट इज 6 माइक्रोकूलम प्लस Q4 -4 माइक्रोकूलम एंड Q5 7 माइक्रोकूलम। ओके, एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा, कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 7 and 5 12, 12 and 6 18 and -4 -2, so -6, so 18 and -6 is 12 micro। Okay, so this is the charge over this system। Okay, so this is the addition of charges। Next property is invariance of charge। Okay, invariance of charge, so we will see what is invariance of charge। So we will not take a longer time in invariance of charge, which is the fourth property। देखिए, इनवेरियंस का मतलब होता है समथिंग जो कि टाइम के साथ चेंज ना करे, ओके, या किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज ना करे चार्ज। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए पहले लिख लेते हैं, दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ओके, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इनवेरियंस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चार्ज को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके जाएं, तो उस केस में उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई भी चेंजेस ना आए। ओके, उसी को हम कहते हैं इनवेरियंस, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली याद रखिए कि जब भी हम किसी भी चार्ज को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके जाएंगे, तो उस केस में
उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो इनवेरियंस ऑफ चार्ज में लिख लेते हैं whenever a charge is taken away from one frame of reference to the other frame of reference. Okay, whenever a charge is taken away from one frame of reference to the other frame of reference, then there will be no change in magnitude is observed. Okay, and this is known as invariance of charge. इसका कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, ठीक है, एंड दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में। ओके, ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मान लेते हैं ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, अगर किसी को नहीं पता हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर एक डिटेल छोटा सा वीडियो बना दूंगा, 1 मिनट का वीडियो बना दूंगा उसमें। सो यहाँ पे ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लीजिए एस प्राइम है। ओके, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, और ये जेड प्राइम। तो इसके अच्छा मान लेते हैं कि ये वाला रेस्ट पे है और ये वाला जो है ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारे पास एक चार्ज है, तो मान लीजिए q1 एक चार्ज है, इसको सबसे पहले हमने s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा और इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला q1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला q1 इस चार्ज का। सेम चार्ज को अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखता हूँ, ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखता हूँ और मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे को मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड मिला वो मुझे मिला q1 प्राइम, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, ये जो इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहता है इसके हिसाब से कि जो q1 होगा इट विल बी इक्वल टू q1 प्राइम। ओके, मतलब कि वेलोसिटी का, है ना, चार्ज को अगर हम रेस्ट पे रखें या उसको कुछ वेलोसिटी पे फ्लो करा के तब मेजर करें तो दोनों केस में चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है, आई थिंक दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी, नॉट थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहता है, ठीक है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, that is fifth property, charge is transferable. okay, so इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can simply transfer from one body to another body. okay, that is very simple, पीछे हमने डिस्कस किया था तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ट्रांसफरेबल क्या होता है। So fifth property is charge is
transferable. Okay, charge is transferable. Okay, this is the fourth property, sorry fifth property. चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, वन बॉडी से दूसरे पे, बट उसको ना हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सिक्स प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, तो चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो तभी पॉसिबल है जब वो एक ऐसे बॉडी के साथ अटैच हो जिसके पास मास हो, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है ना। रिवर्स क्या, वाइस वर्सा, कि ऐसा चार्ज वाला सिस्टम या ऐसा ऑब्जेक्ट चार्ज वाला जिसके ऊपर चार्ज हो लेकिन उसके पास मास ना हो, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। ओके, तो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। जब भी जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो सिंपल सी बात है कि उस बॉडी का कुछ मास होगा नहीं, ठीक है, जीरो मास नहीं हो सकता। ओके, दिस इज सिक्स प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद है सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेटेड चार्ज always radiates energy। ठीक है, तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, आगे बहुत यूज आएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक है। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है सेवेंथ प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो सेवेंथ प्रॉपर्टी, ओके, क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज accelerated charge always radiate energy, always radiate energy, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है, हालांकि उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और ये रेस्ट पे है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे तो मान लेते हैं क्यू चार्ज है, ओके, दिस इज क्यू चार्ज और रेस्ट, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, इट विल ओनली फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चार्जेस एट रेस्ट, तो उनकी जो स्टडी होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बाय चार्ज एट रेस्ट, ठीक। लेकिन यही जो चार्ज है अगर इसको मैं कुछ मोशन दे दूं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, v इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में ये जो चार्ज है, ओके, ये जो चार्ज है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है, दोनों चीज बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो मैं इसको सिंपली से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता क्योंकि डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप सिंपली याद रखिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में वो दोनों चीज़ प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। सो ई एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी, बोथ आर produced by मूविंग चार्ज, ओके, वो चार्ज जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, ओके। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल जो है अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करे, इसकी जो वेलोसिटी है वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज करे, ठीक है, आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। तो जहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, वो बेसिकली एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इस केस में अगर ये चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी, हाँ, इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट है, अब इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ओके, दैट इज dv by dt, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में यहाँ पे क्या चेंज आता है? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों ही कांस्टेंट होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन इस वाले केस में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करूं तो उस केस में हम लोग को, है ना, मान लेते हैं कि टाइम का एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये मैग्नेटिक फील्ड का है। तो इस केस में टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट रहेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये केस इसका है। लेकिन अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कर दूं, ठीक है, तो उस केस में अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ओके, कांस्टेंट पैरेलल लाइन नहीं रहेगा, इसमें अब चेंजेस आएंगे। और कैसे चेंजेस आएंगे? अब ये कुछ हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का है एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड का है और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मान लेते हैं v है वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी देकर चार्ज पार्टिकल मूव कर। तो इस केस में अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये एक मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, देन मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू जाएगा, ओके। तो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके का एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी अब वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी अब वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये जो हमारा सॉलिड लाइन है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और दोनों के दोनों वेरिएबल है, ओके। अब ये जो ग्राफ है ये
और कुछ नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मोशन में लेके आऊंगा, ठीक है, इसको मैं एक्सेलरेट करना शुरू करूंगा, तो उस केस में ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब ये अपने साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली एमिट होते रहेगा। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो बेसिकली एनर्जी का सोर्स होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता होगा, पढ़ा होगा 11th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली आपके वही होते हैं, इंफ्रारेड हो गया है ना, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्स रे, ये सारे हो गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के फॉर्म है। तो इसका मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो अपने साथ हमेशा एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और लेक्चर 2 का मेन कंसर्न। तो लेक्चर 2 में आज हमने बेसिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3, तो उससे हम लोग अपना डेरिवेशन पार्ट शुरू करेंगे, जो कि है हमारा फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ करेंगे। और इस लेक्चर से रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी या कोई सजेशन, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने इसमें कवर नहीं किया तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, मैं कवर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू टू ऑल।